Parcels, live animal whose conveyance by post is authorized by the postal regulation or applicable law of the country or territory concerned। ठीक है, कोई भी ऐसे एनिमल्स, लाइव एनिमल्स, जीवित जानवर जो कि पोस्टल रेगुलेशंस के आधार पे सेंड किए जा सकते हैं या फिर उस कंट्री में जहाँ पे जा रहे हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रोहिबिट नहीं किए गए। ठीक है, आगे 28th रेगुलेशन है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। कोई भी कीमती मेटल है या स्टोन है उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, उसके ट्रांसमिशन को लेकर है। प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या आ जाता है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर प्रीशियस मेटल्स आ जाते हैं। प्रीशियस स्टोन्स में क्या आ जाता है, इंक्लूडिंग डायमंड आ जाता है, एनी अदर प्रीशियस स्टोन्स, कोई भी ऐसे कीमती स्टोन्स आ जाते हैं, ज्वेलरी एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज, या उनके सभी के कॉम्बिनेशंस को, वेदर मैन्युफैक्चर और नोट, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है या ऐसे ही है। ठीक है, कॉइन्स, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, सिक्योरिटीज फॉर एनी काइंड पेबल टू बियरर, ट्रैवलर्स चेक एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, इनको ये तो सारा डिफाइन किया गया है, इसके अलावा कोई और हो, शेल इन नो केस, किसी भी हालत पे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट इन एन अनइंश्योर्ड लेटर पोस्ट आइटम। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये लिखा गया है कोई भी ऐसी आइटम है, कोई प्रीशियस मेटल्स है या स्टोन्स हैं, ठीक है, तो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर है, ज्वेलरी है, ठीक है, ऐसी आइटम्स को विदाउट, या कोई नोट है, कोई इस आइटम्स को विदाउट इंश्योर्ड नहीं सेंड किया जा सकता। ठीक है, विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, इसमें ये लिखा गया है विदाउट प्रीजुडिस। इस रूल्स को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये रूल नलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, उसको ये मतलब ये रूल तो अप्लाई होंगे ही होंगे। उसके साथ क्या है, एनी कंट्री और टेरिटरी में प्रोहिबिट द एनक्लोजर ऑफ गोल्ड बुलियन इन इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड पार्सल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और एड्रेस टू इट्स टेरिटरी और सेंड इन ट्रांजिट और ओपन ट्रांजिट अक्रॉस इट्स टेरिटरी टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आइटम सो ट्रांसमिटेड। अब इसमें क्या है, देखो, इसमें तो ये बताया गया है कि ये जो भी आर्टिकल्स होंगे वो मतलब इस तरह के प्रीशियस स्टोन्स मेटल्स हैं वो इंश्योर्ड के जरिए ही जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं सेंड हो सकते। और देखो इसमें सेकंड, इसमें सब रेगुलेशन सेकंड में ये बताया गया है, सब रूल में ये बताया गया है कि इसमें अगर कोई कंट्री में, कोई टेरिटरी में कोई प्रोहिबिट है, कोई भी बुलियन का आइटम वो सेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, या वो इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड में हो। ठीक है, आगे है हमारा आइटम फॉर ब्लाइंड प्रोहिबिशन इन सर्टन केसेस। किस केस में जो ब्लाइंड आइटम्स प्रोहिबिट की गई हैं, द आइटम शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड एज प्रिंटेड पेपर और लिटरेचर फॉर ब्लाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। किस कंडीशंस में ब्लाइंड लिटरेचर को वो प्रोहिबिट किया गया है, किसके वो केस कौन कौन से हैं हमारे, शैल नॉट बियर एनी इंस्क्रिप्शन और कंटेन एनी आइटम ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, जो अगर आपको पता ही है कि जो ब्लाइंड पर्सनस अगर वो सेंड करवाते हैं उनमें ब्लाइंड के उसमें ही लिखा गया है तो वो सेंड किया जा सकता है। उस केस में, किस केस में नहीं एप्लीकेबल होगा ये वाला फ्री सर्विस, किस केस में नहीं जा सकती, जिस केस में कोई भी लिखती रूप में कुछ लिखा गया हो, ठीक है, या कोई correspondence उसमें की गई हो। ठीक है, शैल नॉट कंटेन एनी पोस्टेज स्टैम्प और फॉर्म ऑफ प्रीपेड, उसमें कोई भी पोस्टेज स्टैम्प्स नहीं लगी होनी चाहिए, प्रीपेमेंट नहीं होनी चाहिए, वेदर कैंसल्ड, या वो कटी हो या फटी हो या कैंसिल की गई हो, एनी पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, कोई भी ऐसा पेपर जो मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर द आइटम कंटेन्ड एज एन एनक्लोजर a card, envelope or wrapper bearing the printed address of the sender of the item or authorized person in the country or territory of the posting or destination of the original which is presented for return। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर उस केस में बस कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एड्रेस है वगैरह उसमें प्रॉपर लिखा गया हो, उसमें ही वो पॉसिबल वो लिखा जा सकता है, अदरवाइज कोई भी चीज़ लिखती रूप में नहीं होनी चाहिए। आइटम ट्रांसमिटेड इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ रेगुलेशन 27। अब जो इससे पहले हमने रेगुलेशन इसके बारे में देखा था ना, कौन कौन से आइटम ट्रांसमिट इन कॉन्ट्रावेंशन, आइटम्स को ट्रांसमिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, कोई आइटम है किसको ट्रांसमिट किया जा सकता है जो इस रूल को वायलेट कर रहा है, एनी आइटम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशन 27 शैल इन नो सर्कमस्टांस बी फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन। जिस आइटम ने ये रूल वायलेट, रेगुलेशन वायलेट किया है उसको किसी भी हालत पे रेसी को नहीं डिलीवर किया जा सकता और रिटर्न टू द ओरिजिनल विच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, इसको रिटर्न भी नहीं किया जा सकता, मतलब इसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, इसको जब्त किया जाएगा। वेयर एनी आइटम रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1, इसमें जो लिखा इस आइटम्स के बारे में बात हुई है, इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, अगर वो ट्रांसमिशन के टाइम उसको हमें पता लगता है, इट शैल बी हैंडल्ड विद द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको उसी कानून के आधार पे किया जाए जो कानून चल रहे होंगे उस कंट्री में या उस टेरिटरी में। वेयर एनी आइटम रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1
इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन में उसको कुछ पता लगता है, इट शैल बी लायबल टू बी रिमूव्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन एंड द रिमाइंडर ऑफ द एक्शन शैल बी फॉरवर्डेड टू इट्स डेस्टिनेशन टुगेदर विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्पोजल ऑफ सच एडमिसिबल आइटम। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई आइटम है कोई आइटम इंडिया से बाहर को जाती है, ठीक है, उस केस में कुछ आइटम इसमें कुछ प्रोहिबिटेड कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको प्रोहिबिट किया गया है, वो कॉन्फिस्केट करके जब्त कर ली जाएंगी, उसके रेस्ट आइटम्स को एड्रेसी को डिलीवर की जाएगी और साथ में एक नोट उसमें लिखा जाएगा कि ये आइटम उसमें थी जो कि हमने जब्त कर ली है, ठीक है। आगे है हमारा 31st रेगुलेशन, क्या कहता है, कस्टम कंट्रोल, कस्टम्स के बारे में है, उसके कंट्रोल के बारे में कुछ रेगुलेशन बताती हैं। ऑल इंटरनेशनल आउटबाउंड आइटम्स, जो आउटबाउंड आइटम्स हैं, ठीक है, टेंडर्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में दी गई हैं, शैल बी सब्जेक्ट टू द कस्टम कंट्रोल, ये कस्टम कंट्रोल पे आधार पे होंगी, ठीक है, उस पर ये कस्टम का पूरा फुल कंट्रोल होगा। एंड द एप्लीकेबल लॉज ऑफ द कंट्री और टेरिटरी ऑफ द ओरिजिन एंड द कंट्री और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, या उस कंट्री के टेरिटरी के लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। ऑल इंटरनेशनल इनवर्ड आइटम शैल बी सब्जेक्ट टू द कस्टम्स कंट्रोल एंड द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड, जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो इसमें लिखा गया, आउटबाउंड हो गए, जो इंडिया के अंदर बाहर से कोई आइटम आता है उस पर भी कस्टम का पूरा कंट्रोल होगा। एनी कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट, अगर कोई कस्टम डिपार्टमेंट किसी आइटम पे कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर देता है अलोंग विद एनी एडिशनल पोस्टल फी एज मेंशन इन टेबल 12 ऑफ शेड्यूल 3 के 12th टेबल में जो लिखा गया है, उस आधार पे अगर उस आइटम पे कोई एडिशनल फी भी लगती है, शैल बी चार्ज्ड फ्रॉम द एड्रेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, वो किससे लिया जाएगा, आइटम को लेने वाले से, मतलब एड्रेसी से वो चार्ज पूरा वसूल किया जाएगा। आगे रेगुलेशन नंबर 32 क्या कहता है, द पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी, पोस्ट ऑफिस को फुल ऑथराइजेशन है, वो कस्टम ड्यूटी ऑथराइज मतलब कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द एड्रेसी। The post office shall be authorized to collect from the sender or addressee of item as the case may be the custom duty and all other fee which may be due, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का फुल ऑथराइजेशन है, वो सेंडर से या एड्रेसी से एज द केस में भी जो भी उसका केस होगा उनसे वो फी वसूल कर सकता है या उस वो कस्टम ड्यूटी वसूल कर सकता है, ठीक है। आइटम सेंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, अगर कोई भी आइटम है जो उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं सेंड किया गया, जो प्रोहिबिट किया गया है किसी भी लॉ को लेकर, देखो इसका वाइड डेफिनेशन दे दी गई है। एनी आइटम, कोई भी आइटम सेंट बाय पोस्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी एक्ट रूल रेगुलेशन और एनी अदर लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कहता है कोई आइटम पर्टिकुलर आइटम नहीं ट्रांसमिट की जा सकती, तो उस पर भी ये रूल लगेगा। may be detained or disposed of in the manner as described by the enforcement agency authority or officer as the case may be, अगर कोई enforcement एजेंसी है या कोई भी ऐसी ऑथराइज्ड ऑफिसर है, कोई भी ऐसा उसको उसी मैनर कोई मैनर आपको डिफाइन कर देता है, इस मैनर से इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो उस आर्टिकल आइटम को उस तरह डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे है इसका डिस्पोजल ऑफ इंटरसेप्टेड आइटम, जो इंटरसेप्टेड जो आइटम्स को जब्त किया गया है उसकी डिस्पोजल को लेकर क्या बताया गया है, इफ़ एनी ऑफिसर इफ़ एन ऑफिशियल और ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस सस्पेक्ट ऑन रीजनेबल ग्राउंड, कुछ रीजनेबल ग्राउंड के अगर उसको कोई लगता है कि खास सबूत मिलते हैं उसके पास आते हैं, देन एन आइटम इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, उस केस में कंटेन एनीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड और एनी अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज बीइंग मेड, अगर उसको ऐसी सस्पिशन लगती है कि इस आइटम के जरिए कोई भी ऐसा अपराध किया जा सकता है, ठीक है, उस आधार पे वो आइटम को कॉन्फिस्केट कर सकता है, जब्त कर सकता है। कंटेन एनीथिंग दैट विल अफोर्ड एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा आइटम उसमें सेंड की गई है जिससे कोई ऑफेंस के जरिए कोई उसका एविडेंस जा रहा है, वो भी उसको कॉन्फिस्केट कर सकता है। इज बीइंग सेंड टू फर्दर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिससे कोई भी उसके कोई ऑफेंस में हेल्प की जा सकती है, ठीक है। नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंस पब्लिक सेफ्टी, अगर कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर डिफेंस को लेकर कोई भी ऐसा लगता है तो उस आधार पे वो उस आइटम को कॉन्फिस्केट कर सकता है। ये रीजनेबल ग्राउंड्स को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। सच ऑफिशियल or officer shall inform the competent authority for directions to detain the item for the purpose of examination by the concerned law enforcement agency in accordance with the provisions of this rule, ठीक है, उसको अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सब रेगुलेशन 2 क्या कहता है हमारा, इफ
ऑन एग्जामिनेशन ऑफ आइटम, अब एग्जामिनेशन पे अगर अंडर इस रेगुलेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई आर्टिकल को कॉन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है, उस पे अगर एग्जामिनेशन उसकी चेकअप होती है तो उस पे क्या होगा, द सस्पिशन दैट गिव राइज टू एग्जामिनेशन, अगर कोई भी ऐसी उनको कोई सस्पिशन होती है, ठीक है, शक होता है, इज सब्सटेंशिएटेड द आइटम में बी डिटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अगर वो पुख्ता सबूत पाए जाते हैं उस चीज़ पे तो पर्पज ऑफ एविडेंस, उस चीज़ को एविडेंस के तौर पे, ठीक है, इन अ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसिक्यूशन, उसको एविडेंस के तौर पे कोई उस पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जा सकती है और उसको मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और डील विद सच एनी अदर मैनर एज मे बी ऑथराइज्ड इन ऑर्डर ऑफ द लॉ, या कोई भी ऐसे मैनर से, कोई भी तरीके से उसको अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अथॉरिटी कहती है कि इस आइटम को इस तरह डील करना है तो उस तरह डील किया जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है इसमें, इफ नॉट सब्सटेंशिएटेड, अगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, द आइटम शैल बी डिलीवर टू द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड और टू द ऑथराइज्ड पर्सन, ये एड्रेस को सेंड किया जाएगा या उसके ऑथराइज्ड पर्सन को सेंड किया जाएगा। आगे रेगुलेशन हमारी 35th रेगुलेशन क्या कहती है, आइटम सस्पेक्टेड टू कंटेन डेंजरस सब्सटेंसेस, अगर कोई सी आइटम में कोई कोई शक लगता है उसमें कोई डेंजरस सब्सटेंस है तो उसका क्या किया जाए, व्हेन एन आइटम इज सस्पेक्टेड टू कंटेन एनी एक्सप्लोसिव, ठीक है, डेंजरस, ऑब्नॉक्शियस, डिलीटीरियस और फिल्दी सब्सटेंस, अगर कोई इस तरह का आइटम पाई जाती है उस आइटम में, और एनीथिंग लाइकली टू इंजर द मेल और एनी ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, इट शैल बी इंटरसेप्टेड, उसको जब्त किया जाए, एंड डिटेन एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन मतलब रास्ते में उसको डिटेन कर दिया जाए, where it is so detected, and the officer in charge of the postage shall immediately inform the matter to the police authority or post office authorities and other designated authority as may be applicable, तो जब ये आर्टिकल डिटेन किया जाएगा साथ के साथ उसको हायर अथॉरिटी को परमिशन मतलब इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़ेगी, पुलिस अथॉरिटी को सेंड करनी पड़ेगी या कोई ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जिसको बताया गया है उनको सेंड करी जाएगी। Further necessary action in respect of item shall be taken in accordance with the direction of the authority as specified in sub regulation 1, further necessary actions उस पर कैसे होंगे जो सब रूल 1 में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर किया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, नो पर्सन मे डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर और द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ दिस रेगुलेशंस, अगर किसी पर्सन पे कोई भी ऐसी मतलब पावर्स दी गई हैं इस रेगुलेशंस को लेकर, उसने कोई आइटम को डिटेन किया है, वो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता वो किसको, टू एनी अदर पर्सन, कोई भी ऐसे पर्सन को हु of necessity require it for the like exercise or perform of its of their functions in terms of this regulations, कोई भी अदर पर्सन को, ठीक है, वो अपनी यो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन टर्म्स ऑफ एनी अदर लॉ और द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सॉरी मैं आपको ये दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे है हमारा रेगुलेशन नंबर 36, उसमें क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर पे उसके जो भी आइटम ऑफिसर ने कोई मतलब कॉन्फिस्केट किया है उस केसेस में जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। नो पर्सन मे डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पार्ट्स, ठीक है, अगर उसको कोई पावर इस रेगुलेशंस के आधार पे कोई पावर्स मिली हैं, उसने कोई ड्यूटी परफॉर्म की है, उस आधार पे कोई भी उसके पास इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट होती है तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट किस किस केस में कर सकता है, टू एनी अदर ऑफिस पर्सन हु ऑफ नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जिसकी उस आइटम पे कोई नेसेसिटी हो एंड इट फॉर द लाइक एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ इट फंक्शन इन द टर्म ऑफ दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन को लेकर अगर कोई टर्म्स बताई गई हैं, ठीक है, मतलब क्या है, कोई ऐसी अथॉरिटी मतलब जिस इस रेगुलेशन में बताया गया है ना कि वो हायर अथॉरिटी के पास पहुंचाएगा या कोई भी ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसको वो आइटम सेंड की जाएगी या उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको दी जा सकता है, इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन टर्म ऑफ एनी लॉ और एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट में कोई उसके आधार पे कोई एविडेंस मांग रही है तो उस पर भी उसको भी ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर रेगुलेशन 37 क्या कहती है, डिस्पोजल ऑफ आइटम्स ओपन, ठीक है, आइटम जो ओपन आइटम्स है उसका डिस्पोजल को लेकर बताया गया है, इफ एन आइटम ओपन और एग्जामिन्ड बाय डेजिग्नेटेड postal officer under the rule is found to be an unlawful item or prohibited item, the item shall be disposed of in accordance with the directions of the designated authority, अगर कोई ओपन कंडीशन में है कोई आइटम उसमें कुछ ऐसा दिखता है कोई अनलॉफुल है, ठीक है, गैर कानूनी सामान है, प्रोहिबिटेड आइटम्स है तो वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है।
इफ़ द आइटम रेफर टू इन सब रेगुलेशन 1, जो ये आइटम्स के बारे में बताया गया है, इज़ फाउंड नॉट टू बी इन एनी अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड वन, इट शुड बी फॉरवर्डेड टू इट्स डेस्टिनेशन एज इफ इट हैड नॉट बीन सो ओपन और एग्जामिन। ठीक है, अगर कोई आइटम है ओपन कंडीशन में आया है मगर उसमें कोई भी ऐसी आइटम ऐसी नहीं है जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो वो उस जहाँ पे जानी है उसको सेंड कर दी जाएगी और ये माना जाएगा ये क्लोज कंडीशन में है। ठीक है, नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ एन आइटम, उस केस में अगर नोटिस कैसे सेंड करना है, वेयर एन आइटम दैट इज फाउंड टू बी अनलॉफुल, अगर कोई आइटम है गैर कानूनी आइटम है अगर पाई जाती है ओपन आइटम में से, ठीक है, इज ओपनड बाय एन पोस्टल ऑफिशियल ऑफिसर और ऑफिशियल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, अ नोटिस शैल बी सेंड टू द सेंडर एंड इफ नॉट फाउंड टू द एड्रेस। ठीक है, उस केस में अगर कोई मतलब अब देखो इसमें क्या है, कोई भी आइटम को अगर कोई भी कॉन्फिस्केट जिसको जब्त किया गया उसको कोई ओपन होता है, उस केस में अगर ओपनिंग करने के बाद कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम उसमें पाई जाती है तो उस केस में इसकी इन्फॉर्मेशन जो एक्ट जो जो हमने एक्ट में पढ़ा था सेक्शन 9 के आधार पे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी, सेंडर को कर दी जाएगी, अगर सेंडर नहीं है तो एड्रेस को कर दी जाएगी। ठीक है, नो रिलीफ फ्रॉम लायबिलिटी, अगर मतलब कोई भी लायबिलिटी में किसको कोई भी रिलीफ नहीं दी जाएगी। द डिटेंशन, ओपनिंग, एग्जामिनेशन, डिस्ट्रक्शन और डिस्पोजल ऑफ आइटम अंडर द एक्ट और रूल और दिस रेगुलेशन शैल नॉट रिलीव एनी पर्सन फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट दीज रेगुलेशंस। अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है कि जिसने कोई आइटम सेंड की है बाय पोस्ट, कोई भी ऐसी प्रोहिबिटेड आइटम है जो हमने पहले डिस्कस किया था, इनमें से कोई भी ऐसी आइटम है अगर उससे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो उसको देनी ही पड़ेगी, उस पर कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, नो राइट टू कंपनसेशन, किस केस में कस्टमर को कोई भी कंपनसेशन का अधिकार नहीं है। ठीक है, नो पर्सन शैल हैव एनी राइट टू कंपनसेशन, नोर शैल बी लायबल बी इन नो nor shall any liability be incurred by the Department of Post in the Ministry of Communication or any of its officer or official by the reason of the detention, opening, examination, forfeiture, destruction or disposal of an item or its disclosure under the powers conferred by the act or rules or regulations or the applicable law of the land for the time given purpose। अगर कोई इस रूल्स को लेकर या कोई उस समय के लॉज को देकर कोई भी ऐसी बताई गई है कि उस आइटम को आपने कॉन्फिस्केट करना है, अगर कॉन्फिस्केट करने से कोई भी लायबिलिटी आती है तो पोस्ट ऑफिस पे और उसके कोई भी ऑफिसर पे जिसने उसको कॉन्फिस्केट किया है उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है,